प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, जिसमें अपने को ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो रहेंगे एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न रहने वाला है। कुल मिलाकर के 6 नंबर ये अध्याय हमारा कवर करने वाला है। अभी तक जो हम वीडियो देख चुके हैं उनको भी आप लगातार रिवीजन कर सकते हैं और पूरे वीडियो के अंदर हम पूरे अध्याय को कवर करेंगे। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक करना मत भूलिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इस अध्याय 13 से, और सिर्फ 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे हम, और उन 6 प्रश्नों में से ही हमारी जो 2022 की एग्ज़ाम होने वाली है एमपी बोर्ड की, उसके अंदर 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, जो इसका बेसिक है उसके बारे में, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं है तो आगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो उसका व्यास जो होता है वो कितना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, या जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त के चाप की लंबाई 2πr θ/360 और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। ये अध्याय 12 के लिए भी 500 जो ऑब्जेक्टिव हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी हमें बहुत काम आने वाले हैं। अध्याय 13 में जो शुरुआत होती है हमारे पास में वो घनाभ से होती है। घन, बेलन, शंकु और गोला इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं और साथ में ही इनका आयतन अपने को दिया गया है। खास करके बेलन, शंकु और गोला ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अपने को पूछी जाएगी एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर अगर घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2ab + bc + ca। अगर हम 4 दीवालों का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो यहाँ से अपने को छत और फर्श, लंबाई और चौड़ाई को अपने को हटाना पड़ेगा, तो उसके 4 दीवालों का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2c × a + b। अब ये 2a + b जो है उसके आधार का परिमाप है और c जो उसकी ऊंचाई है, तो एक नया सूत्र हम बना सकते हैं यहाँ पे, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। और घनाभ का आयतन जो होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन हम देख सकते हैं कि उस ठोस को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, कितना तरल पदार्थ लगा है, उसका आयतन हमारा कहलाएगा। यदि घन की भुजा a और जिसे हम कोर भी कहते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर घनाभ में जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो तीनों की ऐसी हो जाती है, घन के अंदर बराबर हो जाती है, a = b = c। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, इसके 4 दीवालों का क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों ही a हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, a³ अपने को मिल जाएगा। बेलन की त्रिज्या अगर r है और उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, h है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, मतलब उसको बनाने में, उसको गोलाई देने में कितना कागज़ लगा है हमारे पास में, उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो ये 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों ओर जो है बेलन के ऊपर 2 ढक्कन लगा दें हम, तो उसका क्षेत्रफल मतलब वो भी कैसा होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, 2 वृत्त जुड़ जाएंगे उसके अंदर, प्लस 2πr²। इसके अंदर अगर हम कर दें तो यहाँ से 2πrh 2πr कॉमन आएगा और यहाँ पर जो है h + r जो है वो अंदर रहेगा, 2πr r + h। ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होगा, यहाँ बाहर h नहीं आएगा। बेलन का आयतन जो होता है वो कितना होगा, πr² h के बराबर अपने को मिलता है। अब आते हैं हम शंकु के ऊपर। शंकु के अंदर जो है त्रिज्या होती है r, इसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, उसकी ऊंचाई h होती है, और तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई उसे हम बोलते हैं l। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई मतलब शंकु बनता कैसे कि समकोण त्रिभुज को उसके लंब या आधार के परितः जो है उसको हम घुमा दिया जाए तो अपने को क्या बन जाएगा, शंकु अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर l² = h² + r² मिलेगा। शंकु का वक्र पृष्ठ ये πrl होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πrl r + l अपने को जो है मिल जाएगा। यहाँ से शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3
पाई स्क्वायर एच। और गोला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ से मिलने वाला है। गोले का सवाल या सूत्र जो है परीक्षा के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब अपने को मिलेगा। और अर्धगोला अगर उसको आधा कर दें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का सिर्फ पृष्ठ बोला जाए तो वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और संपूर्ण पृष्ठ के अंदर उसके ऊपर जब उसको काटेंगे तो एक वृत्त ऊपर ही बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल भी उसके अंदर प्लस होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन, गोले के आयतन का आधा यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब अपने को मिल जाएगा। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब सेंटेंस भी हमने दिए हैं जो सारे सत्य कथन अपने को मिलने वाले हैं। याद रखने के लिए, समरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें देखते हैं, किसी आयत को भुजा के परितः घुमाने पर निर्मित ठोस लंबवृत्तीय बेलन कहलाता है। यदि कोई आयत है तो उसको या तो आप लंबाई के परितः घुमा दें या चौड़ाई के परितः घुमा दें तो अपने को जो है क्या मिल जाएगा, जो ठोस प्राप्त होगा उसे हम बेलन कहते हैं। अर्धवृत्त को व्यास के परितः घुमाने से बने ठोस को गोला कहते हैं। जैसे अर्धवृत्त है, अगर उसके व्यास को हम फिक्स रखें और बाकी हिस्से को उसके चारों तरफ घुमा दें तो इस प्रकार जो ठोस मिलेगा अपने को उसे हम क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। बेलन की परिभाषा हो गई, गोले की परिभाषा हो गई। अच्छा, घन के सभी फल के वर्गाकार होती है और घनाभ की कैसी होती है, घनाभ की फल के जो होती है वो कैसी होगी, आयताकार अपने को मिलेगी। वृत्त के परिमाप को ही परिधि कहते हैं। वृत्त का परिमाप उसी को हम परिधि बोलते हैं, 2 पाई आर। एक आयताकार ठोस में 4 विकर्ण होते हैं। जो घन या घनाभ की हम बात करें तो उसके अंदर जो है, घनाभ की बात करें तो 4 विकर्ण अपने को मिलेंगे। घन के अंदर भी 4 विकर्ण अपने को प्राप्त होंगे, क्योंकि इसके जो शीर्ष होते हैं दोनों के वो 8 शीर्ष होते हैं और 8 शीर्ष को आप मिलाएंगे तो अपने को 4 विकर्ण जो है प्राप्त हो जाएंगे। बेलन के दोनों सिरों को छोड़कर शेष हिस्सा बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, दोनों हिस्से जो होते हैं दोनों, और अगर हम वृत्त जो ढक्कन होते हैं बेलन के वो वृत्ताकार होते हैं तो उसको मिला दे तो संपूर्ण पृष्ठ और उसको हटा दें तो वक्र पृष्ठ कहलाएगा। घन की कोरों की लंबाई समान होती है। घन के अंदर जितनी भी कोरें होंगी 12 कोर होती है घन के अंदर भी और घनाभ के अंदर भी, लेकिन घन के अंदर जो होगी वो सभी की लंबाई बराबर होती है। बेलन वायुमंडल में जितना स्थान घेरता है ये बेलन का आयतन होता है। कि ये आयतन की परिभाषा भी हो गई कि कोई भी ठोस जो है वो स्पेस में, अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरेगा उसे हम उसका आयतन कहेंगे। एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। 6 फेस होते हैं, 6 दीवारें होती है, या हम बोल दें कि 6 सतहें होती हैं घन और घनाभ के अंदर। आयताकार कागज का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। कोई भी बेलन जब बनता है तो किसी आयत को गोलाई देने से ही हमारा क्या हो जाता है, बेलन जो है निर्मित हो जाता है। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ जो है आयताकार कागज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। सूत्र में देखा ही हमने ऊपर कि शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 होता है बेलन के आयतन का। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। बेलन का आधार भी कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक घन की कोर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। घन का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, a√3 होता है। ठीक है, अब अपने को जो है इसकी भुजा ए दे दी गई है तो उसका विकर्ण की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, 15√3 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें त्रिज्या को हम कितना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। डबल कर रहे हैं मतलब इसको हम लिख रहे हैं पाई और 2r होल स्क्वायर। त्रिज्या का डबल हो गया तो यहाँ पे अपने 2 का वर्ग कितना मिल गया, 4 मिल गया और पाई आर स्क्वायर मिल गया। मतलब ये 4 गुना हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट जो इसके अंदर है, यदि घन की कोर की लंबाई 2a है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√3 होता है। इस a की जगह कितना लिखना है अपने को, 2a लिखना है। कोर की लंबाई 2a है तो विकर्ण की लंबाई जो है कितनी हो जाएगी, 2a√3 हो जाएगी। यदि घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई क्या होगी। घन का आयतन कितना होता है, a³ होता है। a³ बराबर कितना है, 1331 घन सेंटीमीटर है। जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो इधर अपने को घनमूल लेना पड़ेगा, 1/3 हो जाएगी इसकी घात। ठीक है,
13/31 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, उसे घनमूल बोलेंगे। और 13/31 का घनमूल जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है, इसलिए राइट आंसर 11 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अभी अभी देखा हमने, त्रिज्या को दुगना करने पर क्षेत्रफल वृत्त का 4 गुना हो जाता है। घन का आयतन 125 है तो उसकी कोर कितनी होगी, a³ बराबर 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो a का मान अपने को निकालना, तो a का मान कितना हो जाएगा, 125 का घनमूल जो होगा वो 5 होगा, इसलिए 5 मीटर अपने को मिल जाएगा। एक बेलन को पिघला करके एक गोला बना गया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेलन से क्या बना दिया, गोला बना दिया। पिघलाया है मतलब उसके अंदर जितना मटेरियल था उसको चेंज कर दिया है गोले के अंदर, तो उसका जो आयतन है वो नहीं बदलेगा, वही उतना ही मटेरियल लगा है, बेलन में जितना लगा था उतना ही हमने गोले में लगा दिया, तो किसी में चेंज नहीं होगा, आयतन में चेंज नहीं होगा। घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो भुजा की लंबाई है, ठीक है, उसके अंदर हम √3 जोड़ रहे थे। अब यहाँ पे अपने को भुजा निकालनी तो √3 को हटा दें, ठीक है, a√3 और √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भुजा की लंबाई जो हमारी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अपने को 12 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल जाएगी। एक बेलन और शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर है तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, πr²h से πr²h हमारा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसको चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 3:1। ठीक है, कभी कभी 1:3 भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 3:1 बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव अपने को ये मिल गया। एक घन की कोर को दुगना कर दिया है तो उसका आयतन कितना हो। घन की कोर को दुगना कर दें, घन का आयतन कितना, a³। ठीक है, इसको दुगना कर दें मतलब 2a³ कर दें, तो 2³ कितना हो गया, 8, और a³, मतलब ये क्या मिल गया, a³ क्या था, घन का आयतन था, तो घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना अपने को प्राप्त हो जाएगा। गोले का व्यास घन की कोर के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये है कि गोले का व्यास घन की कोर के बराबर है तो गोले और घन के आयतन में अनुपात कितना होगा। गोले का आयतन बटे घन का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। अब r किसके बराबर है, व्यास जो है वो कोर के बराबर है। गोले का व्यास कोर के बराबर है तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, मतलब a/2 की घात हो जाएगी कितनी, 3। और घन का आयतन कितना होता है, a³। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं, तो 4/3 पाई और a³ बटे ये 2³ मतलब 8 हो गया, और बटे में कितना है, a³ से a³ हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 2 काटा, ये 4 दूना 8 अपने को मिल गया, और π/6 मतलब π/6 जो है इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, घन का आयतन और गोले का आयतन, तो वो 6/π अपने को प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना कि किस तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या 2.8 और ऊंचाई 7.2 है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr/r+h। ठीक है, हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं 22/7, पाई का मान हो गया, r का मान कितना है, त्रिज्या 2.8 है, और r+h दोनों को हम प्लस करें, 7.2 में 2.8 हमने प्लस किया तो कितना मिल जाएगा अपने को, 10 के बराबर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो 10 और ये 10 से 10 कैंसिल हो गए, 7 चौके 28, मिला कितना, 22 गुना 8, 22 गुना 8 मतलब 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, तो 22 गुना 8 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, 22 गुना 8, 8 दूनी 16 और 16 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 अपने को मिल रहा है। ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर दे रखे हैं वो पाई में दे रखे हैं, हमें इसको काटना नहीं है। 28 दूनी 56 और इस 22/7 को पाई हम बोल दें तो 56 पाई के बराबर इसका आंसर जो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आंसर देंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 176 वर्ग सेंटीमीटर अपने को इसका पूरा आंसर प्राप्त होगा।
घन की कोर 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होगा, घन की कोर 6 सेंटीमीटर, 6 की घात 3 6 गुना 6 गुना 6 मतलब 216। यहाँ पर 216, यहाँ पर भी कौन सा सही होगा इसमें से। लेकिन आयतन पूछा है इसलिए उसकी जो इकाई है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आयतन की इकाई जो होगी वो घन सेंटीमीटर में होगी, इसलिए इसका बी वाला जो आंसर है 216 घन सेंटीमीटर वो राइट आंसर अपने को मिलेगा। अर्धगोली प्याले में कितना पानी आएगा, प्याले में कितना पानी आएगा या उसके आयतन के बराबर अपने को प्राप्त होगा। दो वृत्तों के व्यास के अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, व्यास का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात भी 3:5 ही होगा। ठीक है, पाई r1² और पाई r2²। तो यहाँ पर जो 3:5 है तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। तो इसके जो क्षेत्रफल है वो इसका अनुपात मिल जाएगा अपने को 9:25 के बराबर अपने को प्राप्त होगा। वह ठोस जो दो सकेंद्री गोलों द्वारा सीमित हो कहलाता है। ऐसा ठोस जिसमें दो गोले हों लेकिन दोनों का केंद्र एक ही हो उसे हम गोली कोश कहते हैं। गोली कोश की परिभाषा होती है। यहाँ पर हम आते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनने वाला है इस बार के लिए, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन हैं उसको मिला दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो या तो आप इसके साइड में रखें तो लंबाई बढ़ जाएगी, पीछे रखें चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसके ऊपर रखेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाएगी। दो घन को मिलाने से अपने को क्या मिल रहा है, घनाभ मिल रहा है। तो और घनाभ के अंदर जो अपने को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणित AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इस प्रकार का सूत्र बनता है। तो अपने को घनाभ की तीनों चीज़ें चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो उसके लिए अपने को अगर ये घन की कोर अगर अपने को मिल जाती है तो उससे हम जो है, क्योंकि घन में सभी फलके जो होती है, सभी कोरें जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि घन का आयतन दे रखा है। चूँकि घन का आयतन दे रखा है किसके बराबर दे रखा है, A³ होता है 64 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो घन की कोर जो हो जाएगी वो इस 64 का घनमूल हो जाएगी 1/3 और 64 का घनमूल हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 4 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और ये पहले घन और दूसरे घन का आयतन भी उतना ही है, तो दूसरे घन के अंदर भी ये भुजा कितनी होगी, इसकी कोर ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। चौड़ाई जो है इनकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई जो है वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। तो इस प्रकार अपने पास में जो बनने वाला जो घनाभ है, ठीक है, तो घनाभ की लंबाई जिसे हम बोलते हैं A, लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 + 4 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई B कितनी रहेगी, वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है जिसे हम बोलते हैं C वो भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, चलिए घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुना AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पर हम A, B और C तीनों के मान हम यहाँ पर रख दिए हैं। तो A का मान जो है लंबाई कितनी थी 8 गुना 4 चौड़ाई है प्लस 4 गुना 4 और 4 गुना 8। यहाँ पर हम इसका गुणा करा देते हैं, 8 चौके 32 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और 8 चौके 32 हो गया। यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने को मिलता है 2 गुना 32 64 और 16 कितना हो गया 80 हो गए। मीन्स यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 160। और क्या है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आप चाहें तो यहाँ पर ज़रूर लिखना पड़ेगा अपने को, आंसर लिखेंगे तभी अच्छा लगेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने को ज्ञात करना था वो है कितना 160 और इसकी इकाई लिखना मत भूलिए, इकाई ज़रूर लिखनी है अपने को, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी पूछा हुआ है परीक्षाओं के अंदर ही और इसके आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है।
दवा का एक कैप्सूल है और बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं और पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है और उसका व्यास जो है वो 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। देखिए कैप्सूल का जो इतना जो भाग है ये बेलनाकार भाग है और पूरे की लंबाई जो 14 है और ये जो दोनों भाग हैं ये कैसे हैं, अर्धगोली भाग जो हमारे इसमें दिए हुए हैं। तो बेलन की त्रिज्या कुल मिलाकर के और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। कितनी दे रखी है यहाँ पर 5 mm, तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या जो हो जाएगी व्यास की आधी 5/2 mm हो जाएगी। अब बेलन की ऊंचाई के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो पूरी ऊंचाई जो है वो कितनी है 14 है, इसमें से इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है 5/2 और ये भी कितना है 5/2। तो 2 गुना 5/2 अगर हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई अपने को मिलती है वो कितनी मिल जाएगी 9 mm अपने को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2πrh और 2 अर्धगोले का है तो 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है, लेकिन हम यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वाला हिस्सा ही अपने को चाहिए, बाहर वाला हिस्सा, अंदर वाला जो हिस्सा है वो संपूर्ण पृष्ठ की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो बेलन का इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। यहाँ पर देखिए 2πr यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, दोनों में कॉमन हमने ले लिया तो अंदर बचेगा यहाँ से h मिला है और यहाँ से मिला है 2 × r, तो h+2r। इसको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 गुना पाई का मान रख दिया 22/7, r का मान 5/2 है, 9-2 गुना 5/2, ये गुणा में है इसलिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 22×5 110 और 9 और 5 यहाँ पर अपने को मिलते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे 14 मिलेगा, 7 से इसको काटा 7 दूनी 14 और ये कुल मिलाकर के अपने को मिल गया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm²। ठीक है, mm², क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसके ऊपर हम वर्ग लगाएंगे। अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की हम बात करें तो ये संबंधित है किससे, आयतन से संबंधित रहेंगे और इनमें से भी प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि ये आना ही आना है। ये क्वेश्चन जो है इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इस पर पहले ही लिख लें कि ये 2022 की एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर कि शंकु और आधार जो है उसका भी जो है शंकु का आधार त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर का बनाया गया है और एक बच्चे ने उस मॉडल की मिट्टी को चेंज करके काय में बदल दिया, गोले का आकार दे दिया है। ठीक है, शंकु के आकार का था और उसको काय में बदल दिया, उसने गोले के आकार में बदल दिया। तो अपने को इस गोले की त्रिज्या जो है r वो ज्ञात करना है कि इस गोले की त्रिज्या जो अपने को कितनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई जो दिया है उसको लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है और गोले की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। अब देखिए इस शंकु का जितना मटेरियल था उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, गोले में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमने इसको लिखा है गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। सूत्र लिख दिया हमने, गोले का आयतन 4/3 πr³, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 अर्थात 1/3 πr²h। मान हमने इसके अंदर रख दिए हैं। यहाँ पर जितना कैंसिल हो रहा है 3 से इस 24 को हमने काटा 8 मिला, यहाँ पर मिला पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8 और यहाँ इधर से इस 4/3 पाई को भी हम इधर लेकर के आएंगे। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 को हमने कैंसिल किया, कुल मिलाकर के यहाँ मिला 6 गुना 6 और ये 2 गुना 3 जो मिल रहा है ये भी किस में बदल जाएगा, हमारा 6 में बदल जाएगा। r की घात 3 बराबर 6 गुना 6 गुना 6। जब घात 3 हटाएंगे तो इधर 3 का एक पेयर बन रहा है, इसका घनमूल निकालेंगे हम तो 6 की घात 3 और r की घात 3 दोनों बराबर हो गए। तो r का मान जो अपने को कितना मिलेगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मिलेगा, मतलब गोले की त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर अपने को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा बनने वाला है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले
त्रिज्या के एक बेलन में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। देखिए गोले की त्रिज्या जो है कितनी दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। इस गोले को कन्वर्ट किया गया है, किस रूप में बदल दिया गया है, बेलन के रूप में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई नहीं दी गई, कितनी ऊंचाई का बेलन जो है अपने को मिलेगा इससे, वो अपने को ज्ञात करना है। तो अब मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी है h है। बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों ही बराबर होंगे। बेलन के आयतन का सूत्र πr² h और गोले का आयतन का सूत्र 4/3 πr³। मान हमने रख दिए हैं पाई। r का मान जो है r कौन सा है यहाँ पर, ये बेलन की त्रिज्या वाला, तो 6 × 6 हो गया और h हो गया बराबर 4/3 पाई। और ये r कौन सा है, गोले की त्रिज्या वाला, तो 4.2 4.2 और 4.2। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं हम और यहाँ पर लिख देते हैं 10 10 और 10। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी नंबर्स हैं उन सबको उधर लेके जाते हैं और बाकी जो h है उसको हम यहीं रखते हैं। तो h = 4/3, ठीक है, पाई, और ये जो बटे में आएगा वो कौन आ जाएगा 6 × 6 × पाई। बचेगा इधर 42/10, 42/10 और एक और 42/10। पाई से पाई हमारा यहाँ पर जो है कैंसिल हो गया। 6 से इसको काटें, 6 7 42, 6 7 42, ठीक है, यहाँ पर 7 मिला, यहाँ पर 7 मिला, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 14 यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा। फाइनली अपने को यहाँ पर जो बच रहा है उसकी हम बात करें तो यहाँ पर h बराबर अपने को जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं 4 × 7 7 14 और बटे में कितना मिल रहा है 10 10 और 10। ठीक है, अब इसका हम गुणा करवा देते हैं। 7 × 28 × 7 × 14 मिलेगा अपने को 27 44 और बटे में कितना है 10 10 10 मीन्स 1000। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो है, तो आप 3 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो अपने को इसकी जो ऊंचाई है वो मिल जाएगी 2.744 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई अपने को प्राप्त हो जाएगी। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी आप लिख दीजिए 2022, बिना सोचे समझे आप लिख लीजिए। यहाँ पर 3 गोले दे रखे हैं। पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर, तीसरे की 10 सेंटीमीटर है और इन तीनों को मिला करके एक बड़ा गोला बना दिया गया है। मतलब इन तीनों गोलों का आयतन जो होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो अपने को बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि बड़े गोले की त्रिज्या जो कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या R1 R2 और R3 अपने पास में मिल गई। तो बड़े गोले का आयतन जो है इन तीनों छोटे गोलों के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो 4/3 πr³ बराबर 4/3 πr1³ 4/3 πr2³ और 4/3 πr3³ हमने लिख लिया। 4/3 पाई यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ से अपने को मिलता है R1³ R2³ और R3³ ब्रैकेट के अंदर। ये 4/3 पाई जो है हमारा और 4/3 पाई ये कैंसिल अपने को यहाँ पर हो जाएगा। और R³ के अंदर यहाँ पर सबसे पहले हम 6⁻³ लिख दें यहाँ पर। दूसरे गोले की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी 8 थी, तो 8⁻³ हो गया। और तीसरे गोले की त्रिज्या जो है कितनी है 10⁻³ है। ठीक है, तो R³ बराबर 6⁻³ 6 × 6 × 6 216 अपने को यहाँ पर मिलेगा। 216 हमने लिखा। 8⁻³ 8 × 8 × 8 यहाँ पर मिलेगा 512 और 10 × 10 × 10 मिलेगा कितना 1000। सभी को हम प्लस कर दें तो R⁻³ बराबर होगा किसके 1728 के बराबर अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा। मतलब अगर हम इसके अब गुणनखंड करते हैं तो R³ बराबर इसके जो गुणनखंड मिलेंगे अपने को 12 × 12 × 12 12 का ये घन है। ठीक है, तो R³ बराबर 3 का एक जोड़ा बन गया, इसलिए अपने को यहाँ पर R का जो मान मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा 12 सेंटीमीटर। नीचे हम आंसर लिख देंगे। गोले की त्रिज्या कौन से गोले की, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर हो गई हमारे पास में कितनी 12 सेंटीमीटर। इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और बच रहा है। सिर्फ 6 क्वेश्चन आप कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए तैयार, और इनमें से आप जो है कोई भी एक क्वेश्चन आपको जा कर के सॉल्व करना है। घनाभ की विमाएँ दे रखी है और उसको
घनाभ को बनाने के लिए, इस विमा का घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, विमाएँ दे रखी, यहाँ पर जो है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो कितनी हो गई 3.5 हम ले लेते हैं, और ऊंचाई जो है वो कितनी है 5.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाना है, जिसमें ये जो सिक्का है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो गई 1.75/2 हो गई, और इसकी जो मोटाई है वो 2 है, तो मोटाई को भी हमने सेंटीमीटर के अंदर चेंज किया तो कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा। अब कितने सिक्कों को मिलाने से, ठीक है, तो जब भी सिक्कों की संख्या आती है, मतलब अपने पास में नंबर जो है, हम मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या जो n है, तो n सिक्कों को मिलाने से घनाभ का आयतन, n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, तो n का मान अपने को निकालना है, तो घनाभ के आयतन को एक सिक्के के आयतन से भाग लेंगे, और एक सिक्का जो होता है वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा, उसके अंदर मोटाई भी होती है, आप वृत्त मत ले लेना यहाँ पर। ठीक है, सिक्के के ऊपर सिक्का को हम रखते जाएंगे तो एक बेलन के आकृति अपने को मिलेगी, तो सिक्के जितने भी होंगे सब बेलनाकार, जिसके अंदर मोटाई होती है वो बेलनाकार भाग अपने को प्राप्त होगा। तो घनाभ के आयतन का सूत्र a गुना b गुना c, और सिक्के का आयतन πr²h। मान रखते हम यहाँ पर घनाभ की जो तीनों विमाएँ थी 5 गुना 5 हो गया, 10 हो गया और 3.5 हो गया बटे पाई का मान हमने रखा यहाँ पे 22/7। इसकी जो त्रिज्या थी किसकी, r सिक्के की त्रिज्या कितनी है 1.75/2, और h सिक्के की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2/10 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर जो हमारी कम हो रही है। तो सबसे पहले अपने पास मिला 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बटे, यहाँ से मिल रहा है 22 1.75 और ये जो नीचे वाले हैं चेंज होकर के ऊपर आ जाएंगे, 7 गुना 2 गुना 10 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाते, यहाँ से पॉइंट हटाते हम तो 10 गुना 10 लिख दिया, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 यहाँ पर हो गया, तो ये 10 से 100 हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, एक तो 2 से 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा 11 दूना 22, 11 5 55, और इस 2 से कट जाएगा ये हमारा 5। ठीक है, और क्या कैंसिल होने वाला है, यहाँ पर बच रहा है 175, 5 5 25 हो रहा है, और 25 7 कितना होगा 175 हो गया, और इस 7 से ये 7 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा यहाँ से एक तो 35 बचा हुआ, और यहाँ से मिला है अपने को 10, तो सिक्कों की संख्या अपने को मिल जाएगी, कुल 350 सिक्कों की आवश्यकता होगी इस घनाभ को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, किसी चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आपको ऐसे और क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पक्का आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।